बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी टीचर। हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे थे और चैप्टर 7 जो कि मेटाबॉलिज्म है, इसका SLO नंबर 2 हमने आज स्टार्ट करना है। कल हमने SLO नंबर 1 डिस्कस किया था, वो था मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। आज हमने जो SLO शुरू करना है वो SLO नंबर 2 है और उसका नाम है एंजाइम्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कल हमने बात की केमिकल रिएक्शंस की। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब के लिए क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स चाहिए होते हैं। एंजाइम वो मॉलिक्यूल होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते होते हैं। तो हम यहाँ पर एंजाइम की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है? मैं लिख रहा हूँ, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ तो ये एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से हैं? ये प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, और एक्टिव मॉलिक्यूल में क्या है? प्रोटीन्स हैं। और फिर प्रोटीन के अंदर हम बात करें तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। अब इसको मैं कंप्लीट करता हूं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, आगे हम लिखते हैं विद स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी कि एक्टिव मॉलिक्यूल में क्या है? प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स भी हमने कहा कौन सी प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। अच्छा, तो ये आ गए हमारे पास एंजाइम्स। अच्छा, अब एंजाइम जो हैं, हम अगर इसकी बात करें तो ये एंजाइम कहाँ बनते हैं? नंबर फर्स्ट, हम कहते हैं कि जिस सेल में इन्होंने काम करना होता है वहीं पर बनते हैं। दूसरी हमने बात की कि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन में हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। जाहिर सी बात है, आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनती हैं? किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन्स बनती हैं। किससे बनती हैं? इसके लिए मैं बात करूंगा। देखें जी, हमारे पास जीन्स होते हैं, जीन्स डीएनए होता है, जीन डीएनए होता है। इस डीएनए से बनते हैं आरएनए, आरएनए से बनती हैं प्रोटीन। अच्छा, अब इसके लिए हम एक बात लिखेंगे, क्या ये किस प्रोसेस से होते हैं? यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा, तो हम यहां पर एक बात लिख रहे हैं, जीन एक्टिवेशन और एक्टिव जीन एक्टिवेशन। अब इसके लिए बात ये लिखी है कि सारे जीन्स हर सेल के अंदर एक्टिव नहीं होते। जो जीन जिस सेल में एक्टिव होता है उसी जीन की वो प्रोडक्ट बन सकती होती है। तो इसलिए डिफरेंट सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते होते हैं। तो हमने बात की है कि एंजाइम के हवाले से हमने डेफिनेशन की बात की है कि बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है और प्रोटीन है ये, और ये स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। ये इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। कैसे करते हैं ये आगे जाके हम देखेंगे। फिर हमने बात की है कि ये कहाँ बनते हैं? इनकी प्रोडक्शन सेल में होती है। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि ये नेचर में ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये हमारा सबसे पहले ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। डेफिनेटली यही एमसीक्यू भी होता है। आपसे कोई बात पूछ ली जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक्ट्स एज एंजाइम, तो उसमें ऑप्शन में देखें, एक आ जाता है प्रोटीन, एक आ जाता है डीएनए, एक आ जाता है फैट्स, एक आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो डेफिनेटली हमने पहले ही याद कर लिया है कि एंजाइम क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। अब एक और बात यहां पर हम मेंशन कर लेंगे हैं कि ये काम कैसे करता है।
मैं कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट, एक मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, एक बनेगा प्रोडक्ट और प्लस एंजाइम एज इट रह जाएगा, एंजाइम में चेंज नहीं आएगा। सबस्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट हो गया, हमने यहां पर यह बात मेंशन करनी है कि ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, यानी कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि इसका मतलब है सबस्ट्रेट में चेंजेस लाया है एंजाइम, और जब इसमें चेंजेस आई हैं तो ये कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट। यानी कि सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है या वो सब्सटेंस होती है जिसने एंजाइम के साथ रिएक्ट करना है, और प्रोडक्ट वो है जो फाइनली सबस्ट्रेट में चेंज होने से बनता है। तो ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का। अभी हम देखेंगे यहां पर दो बातें हैं। अच्छा, वो क्या है जी, एंजाइम की टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। नंबर फर्स्ट में यहां पर इसकी जो टाइप लिख रहा हूं वो है जी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम। अच्छा, इसके लिए नाम से जाहिर है, यहां पर मैं अगर मेंशन करूं कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन, विद इन। सेलुलर का मतलब होता है डेफिनेटली सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एंजाइम है जो सेल के अंदर ही काम करते हैं। तो मैं इसके लिए डेफिनेशन लिख सकता हूं, द एंजाइम्स which function inside of the cell, inside of cell, यानी कि ये सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी आगे डेफिनेशन, तो इसके लिए मैं लिखूंगा इसकी एग्जाम्पल। मैं सिंपली इजी लिख रहा हूं, आपने इसे एग्जाम्पल लिखना है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन इंट्रासेलुलर एंजाइम, तो डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में इसके के लिए मेंशन कर रहा हूं एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है, यानी कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। ये वाला प्रोसेस सेल के अंदर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसके लिए जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, उधर ही फंक्शन करते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल आ गई, किसकी, इंट्रासेलुलर एंजाइम की। अच्छा, दूसरी बात हम लिखेंगे कौन से एंजाइम्स, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। अच्छा, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम में हम देखते हैं एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड। सेलुलर का मतलब एज इट सेल। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिख लेंगे द एंजाइम्स। देखिए, हमने पहले बात की है कि जो एंजाइम है बनते सेल के अंदर है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे एंजाइम वो जो सेल में बने, द एंजाइम विच प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ सेल, यानी कि कहां बने हैं, सेल के अंदर बने हैं, सेल के अंदर बने हैं, लेकिन फंक्शन बाहर जाकर करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं बट फंक्शन आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसके लिए बहुत सारे एंजाइम के एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं यहां पर लिख रहा हूं एग्जाम्पल। देखिए, डाइजेशन होती है जैसा कि स्टमक के अंदर, लेकिन स्टमक के एंजाइम बन के आ रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। इसी तरह बहुत सारे एंजाइम, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल लिख लेता हूं, पेप्सन। पेप्सन ऐसा एंजाइम है जो फंक्शन किस में कर रहा है जी, स्टमक में।
बट प्रोड्यूस होता है इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो फंक्शन किधर कर रहा है जी, स्टमक में, लेकिन प्रोड्यूस हुआ था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। तो ये हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस कर ली हैं। तो अभी तक आपने जो डिस्कस किया है वो एंजाइम की डेफिनेशन थी और एंजाइम की टाइप्स थी। तो इसके लिए आप क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो जब डिफरेंस आएगा दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ एग्जांपल मेंशन करेंगे। और डेफिनेटली एग्जांपल में आगे फिर ये देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है पेप्सिन की अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ठीक है, पेप्सिन एमसीक्यू है, किसकी एग्जांपल है? एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम की। इसी तरह अभी हमने बात की द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो डेफिनेशन हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम जो है वो क्या है, वो इंट्रासेलुलर। अभी हम चलते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, इसके हमारी बुक के अंदर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जिनका हम अभी जिक्र करेंगे। नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन अगेन से डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसको लिखूंगा नेचर ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम। अच्छा, नेचर में हम बात लिखेंगे एंजाइम की नेचर क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे थे। हमने कहा एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर। एक बात, अब हमें पता है प्रोटीन किससे बनती है? मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और बन जाती है प्रोटीन, और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहां पर मैं एक बात ऐड करने जा रहा हूं, सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए इन नेचर। और इसकी भी एग्जांपल हमारी बुक में मेंशन है। कुछ एंजाइम हैं जो कि आरएनए नेचर होते हैं, लाइक राइबोजाइम्स। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है नेचर ऑफ एंजाइम के हवाले से, तो पहले आप बताएंगे ये किससे बने हैं, फिर बताएंगे वो प्रोटीन किससे बनी है, फिर आप बताएंगे सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, फॉर एग्जांपल राइबोजाइम्स। तो ये हमारे पास आ गया इसमें। नंबर सेकंड में हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। देखें, कोई भी एंजाइम है, उसने रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, उसने स्पीड अप कराना है, लेकिन कोई रिएक्शन एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता। अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के बगैर होना चाहता है, कंप्लीट होना चाहता है, तो उसको महीने साल लग सकते हैं। और एक जो हमारा एंजाइम होता है वो रिएक्शन रेट को मिलियन टाइम बढ़ा देता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? रिएक्शन रेट, एंजाइम जो है, एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी एंजाइम नो रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स। तो हम यहां पे ये बात मेंशन कर रहे हैं, एंजाइम
रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। एंजाइम स्पीड अप मिलियन टाइम स्पीड अप। मिलियन टाइम स्पीड अप। अच्छा, एक बात यहां पर यह है कि एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। अभी हमने ये बात की है एंजाइम क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये स्पीड अप करते हैं, बट आपने याद रखना है रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बट नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन। रिएक्शन को शुरू नहीं करवाते, बल्कि उसको क्या कर रहे हैं भाई, स्पीड अप कर रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि अगर एंजाइम नहीं है तो एक रिएक्शन को होने में महीने और साल लग सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है इसका करेक्टर। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि एंजाइम्स को, एंजाइम की जो क्वांटिटी है उसके हवाले से रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मैं इसके ये जो पॉइंट्स हमारी बुक में लिखे उसको शॉर्ट कर रहा हूं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अच्छा, अब याद रखिएगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने ये याद रखना है, ये क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लस इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो क्वांटिटी में ये जो एंजाइम है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। भाई वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये क्यों चाहिए, देखें अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में क्यों चाहिए। क्योंकि एंजाइम, हमने स्टार्ट में बात की थी, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहे हैं और फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया और प्लस एंजाइम है। तो एंजाइम में चेंज नहीं आया, ना ही एंजाइम डैमेज हुआ है। अगर उसमें चेंज आता भी है वो चेंज वापस हो जाता है, रिवर्स होता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसमें चेंज आता ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं एंजाइम वो जो यूज हुआ था वो अगेन एंड अगेन यूज होता है। इसलिए हम ये कहते हैं एंजाइम जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। हमने कहा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई एंजाइम आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो आपने बताना है कि एंजाइम खुद से किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होते, बल्कि क्या होता है उसमें चेंज जो आता है वो चेंज रिवर्सिबल होता है। और कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिसमें चेंज आता ही नहीं है। इसके आप कल इंशाल्लाह मॉडल्स डिस्कस करेंगे, उसमें यह बात आपको क्लियर होगी। नंबर 4, मैं यहां पर इसकी एक हेडिंग लगा रहा हूं स्पेसिफिसिटी की। स्पेसिफिसिटी इसका मतलब है एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। बिल्कुल ऐसा ही है, एंजाइम एक खास प्रोडक्ट को, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज करता है। सो हम कहते हैं एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। ये पहला पॉइंट आ जाएगा, एंजाइम जो है वो नेचर में बड़े ही स्पेसिफिक है। तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट into specific
प्रोडक्ट। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और वो प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक होती है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने नोट करना है। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक और व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। तो उसमें आपने पहले क्या लिखना है जी, एंजाइम बड़े स्पेसिफिक हैं और फिर आपने इसके अंदर मेंशन करनी है इसके एग्जांपल। मैं लिख रहा हूं एग्जांपल। जैसा कि आप कहते हैं कि प्रोटीन्स हैं, और अब प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है, इस प्रोटीन को जो एक एंजाइम है, यानी कि आपके पास प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम है जी यहां पर पेप्सन, पेप्सन एंजाइम है, ये कन्वर्ट कर रहा है इसको इसके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स ये इसका प्रोडक्ट है, प्लस एंजाइम एजेट रिलीज हो जाएगा। प्रोटीन अब जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, प्रोटीन पेप्सन, पेप्सन कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट नहीं करेगा और पेप्सन लिपिड्स को भी डाइजेस्ट नहीं करेगा, ना ही डीएनए को। हर एक के लिए अलग अलग स्पेसिफिक जो है वो एंजाइम होता है। तो इसके लिए दूसरी एग्जांपल हमारी जो बुक के अंदर मेंशन है वो भी मेंशन करता हूं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मैं स्टार्च लिख देता हूं, स्टार्च, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, इसको कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज, अमाइलेज। अब अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है, इसको इसके प्रोडक्ट्स में चेंज करता है। स्टार्च को ये तोड़ता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं, माल्टोज, माल्टोज ये इसका प्रोडक्ट और एंजाइम एजेट ही रिलीज हो जाएगा। आपके पास दो एग्जांपल आ गई हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके पास क्या था, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम और व्हाई एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। अब ये दो आपके पास क्वेश्चन है, इसके लिए आपने पहले तो बताना है कि एंजाइम स्पेसिफिक क्यों है, दूसरी बात आपने इसकी एग्जांपल मेंशन करनी है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए पहले आप उसको उसका इंट्रोडक्शन देंगे या उसकी रीजन देंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसकी क्या लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका एक करैक्टर है जिसको मैं मेंशन करने लगा हूं, रिक्वायर्ड, नंबर 5, नंबर 5 मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड कोफैक्टर। इनको कोफैक्टर की जरूरत होती है। अब कोफैक्टर क्या है, हमने बात की एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब बाज का तो कुछ एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट। मैं लिख रहा हूं सम एंजाइम, ठीक है, नीड कोफैक्टर। मैं लिख रहा हूं द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम that is known as cofactor, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, वो भी मेंशन करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, आप लिख रहे हैं एक्टिवेटर, लिख देता हूं नंबर फर्स्ट एक्टिवेटर। नंबर सेकंड कोएंजाइम। नंबर 3 मैं लिख रहा हूं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपसे सवाल पूछा जा सकता है डिफाइन कोफैक्टर एंड राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कोफैक्टर एंड राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो आपका क्वेश्चन तब मुकम्मल होगा जब आप कोफैक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इनको डिफाइन करेंगे और साथ इनके एग्जांपल भी लिख देंगे। तो एक्टिवेटर के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं non-protein part which are loosely bonded, or you can say detachable, detachable inorganic cofactor,
डिटैचेबल है, इसका मतलब है ये लूजली अटैच है। तो कोएंजाइम के लिए में हम डेफिनेशन ये मेंशन करेंगे कि डिटैचेबल है, ये भी बिल्कुल डिटैचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, ये इनऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक था। प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ बात करेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, नॉन डिटैचेबल। नॉन डिटैचेबल इसका मतलब यह है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। नॉन डिटैचेबल ऑर्गेनिक का कोफैक्टर। अब ये आ गया। अब हम इन तीनों की एग्जांपल मेंशन करते हैं, एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहां पर। नंबर फर्स्ट, इसके लिए मैं लिख रहा हूं जैसा कि कॉपर है, कॉपर है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है। आप देखिए ये सारे इनऑर्गेनिक हैं। कोएंजाइम के लिए जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जितने भी विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स, विटामिन्स ए बी सी, ये सारे जो विटामिन्स होते हैं ये कोएंजाइम होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, NAD। NAD, NAD स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी हमारे पास कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक है नेचर में। प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए मैं लिखूंगा हीम ग्रुप। हीम ग्रुप ऑफ किसका, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, इनका जो ग्रुप होता है हीम ग्रुप, ये क्या होता है इनके इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है और डिटैचेबल नहीं होता, ये नॉन डिटैचेबल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसको हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, देन इसकी टाइप्स लिखेंगे और प्लस फिर हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे। तो हमारा इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, फिर हम नंबर 6 पर आते हैं। नंबर 6 पर हम बात करते हैं जी प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। देखिए जी, हमने ऑलरेडी बात की है, एंजाइम सेल में बनते हैं। एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन सेल, ये सेल में बनते हैं। दूसरा हमने ये भी बात की है कि जब रिएक्शन ज्यादा होता है, जब रिएक्शन बढ़ता है तो एंजाइम की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह इनकी जो एक्टिविटी होती है हम कहते हैं एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय दो चीजें यहां पर हम लिखेंगे, एक एक्टिवेटर्स और दूसरा हम लिखेंगे इनहिबिटर्स। ये दो चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर 7 मैं लिख रहा हूं जी मेटाबॉलिक पाथवे। अब देखिए, जैसे हम पहले रिएक्शन की बात कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बहुत सारे रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है। मैं इसका एक जनरल सा एक रिएक्शन बनाता हूं। मैं कहता हूं कि एक सबस्ट्रेट है ए, ये सबस्ट्रेट ए कन्वर्ट होगा बी के अंदर, बी कन्वर्ट होगा सी के अंदर, सी कन्वर्ट होगा डी के अंदर। अब इन सब के लिए अलग अलग एंजाइम हैं, जैसा कि मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम 1 होगा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम 2 होगा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम 3 होगा। तो
तो ये इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस हैं, कनेक्टेड रिएक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो ये दूसरा जो प्रोडक्ट बना है ये दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगा, यानी कि बी जो है वो E2 के लिए क्या है, सबस्ट्रेट होगा, और E1 के लिए ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यानी कि एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। तो इस तरह जितने भी रिएक्शंस हैं हमारे वो सारे कैसे प्रोसीड होते हैं, इंटरकनेक्टेड पाथवे से, जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कह रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी बुक में जो लास्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या करता है, कम करता है। तो मैं यहां पर पहले एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूंगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to start a chemical reaction। एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एंजाइम क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंजाइम क्या करता है, वो इस एनर्जी को कम करता है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम क्या कर रहा होता है, इसको कम कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने याद रखना है जी। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वो आपसे अक्सर पूछता है डिफाइन करें एक्टिवेशन एनर्जी को, और इसका एंजाइम का क्या रोल होता है वो हम बता देंगे। ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है। अच्छा, इसको कम क्यों करता है, ताकि हम जितने भी रिएक्शन हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर प्रोसीड हो सके, कि जो रिएक्शन है उसको किस पे करवाना है, रिएक्शंस वो बॉडी टेम्परेचर पर हो सके, ये हमने बात याद रखनी है। और फिर बात यह है कि ये कैसे करता है, एंजाइम क्या करता है, वो सबस्ट्रेट की शेप और चार्ज को चेंज करता है। तो हम इसमें लिखेंगे चेंज शेप एंड चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, मैंने ये बात की थी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और इसमें से MCQ भी बनते हैं, और जो क्वेश्चन थे वो मैंने साथ साथ आपसे शेयर कर लिए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। मैं हूँ मुबशर हसन, और कल इंशाल्लाह जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो है एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म। उसके अंदर हम एंजाइम कैसे काम कर रहा होता है, तो उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे राइट अप करना है एज इट, जैसे मैंने हेडिंग्स आपको बनवाई हैं, और ऐसे आप बुक से देख के इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट अप करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।